10th टर्म 2 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट मिनट रिवीजन। तो देखो आप लोगों का जो सिलेबस है उसका जल्दी से हम आपके एग्जाम से पहले पूरा पूरा क्विक रिवीजन करेंगे 20 मिनट से भी कम टाइम के अंदर। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, वो सब कुछ आप लोगों को एक बार देख लेनी चाहिए। एग्जाम से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 मिनट जो आने वाली है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स है। सबसे पहली टिप तो ये है कि यहाँ पर टेंशन मतलब बिल्कुल भी, जो लास्ट पेपर है बस ये लास्ट पेपर है, इसके बाद में आप लोग 11th क्लास में आ जाएंगे। तो इस पेपर को आपको अच्छे से फोड़ करके आना है, बहुत ही इजी पेपर आएगा। फिर सेकंड ये है कि आपके इसके अंदर फुल फॉर्म वाले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म लिखनी है, देन फिर उसके बारे में आपको लिखना है। फिर थर्ड टिप ये है कि आपको यहाँ पर कीवर्ड्स और जो की पॉइंट्स है उनको 2 से 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर देना। मैं इसमें कीवर्ड्स बताऊंगा, आप उनको अपने वर्ड्स के अंदर 2 से 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर देना, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। और पेपर बहुत ईजी आएगा, कोई चिंता मत करो, एक बार बस सारे के सारे रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ भी नहीं, एकदम से मक्खन आएगा पेपर और एकदम से फोड़ के आ जाओगे, सच बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। सबसे पहले होती है डीबीए। डीबीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये होती है डीबीए की फुल फॉर्म। देन फिर इसके बाद में आती है डीबीएमएस जो कि होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसके बाद में आता है आरडीबीएमएस जो कि देन फिर इसके बाद में आता है लेन। अब लेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो यहाँ पर एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये है कि ये वाली जो वीडियो है ये सुबह आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे मिस कर देते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे तो आप इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो कर ही सकते हो ना। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे पास में मैन क्या होता है। अब देखो मैन एक नेटवर्क होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा तो इसको स्टार मार्क करके याद कर लो। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर हमारे पास में वेन। वेन क्या होता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद में पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद में यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर इसके बाद में www की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन वाई मैक्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है तो ये याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फॉर ए माइक्रोवेव एक्सेस। तो यहाँ पर देख लो इसके अंदर एक्स नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक्सेस के लिए लिखा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसके अगर आ जाएगी तो कंफ्यूज मत होना। देन फिर इसके बाद में आते हैं बीडब्ल्यूए। बीडब्ल्यूए क्या है, यहाँ पर ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है एचटीएमएल जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वालिटीज या फिर इनमें से क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। तो सबसे पहली होनी चाहिए वो होनी चाहिए लीडरशिप की, उसको अपनी टीम को लीड करना आना चाहिए। फिर सेकंड होता है कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, उसको रिस्क लेना आना चाहिए, रिस्क से उसे डर नहीं लगना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट होते हैं यहाँ पर इनोवेटिवनेस, तो उसको कुछ कुछ नया नया इनोवेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर इसके बाद में अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। फिर इसके बाद में डिसीजन मेकर होना चाहिए और हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो इनमें से कोई से भी अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 पॉइंट आप लिख दीजिए, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में क्या क्या फंक्शन होते हैं भैया एंटरप्रेन्योर के, तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है इनोवेशन का, कि उसको कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना होता है। अगर वो एज यूजुअल ट्रेडिशनल, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो, कि जो बिजनेसमैन होता है और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करते हैं, नई चीज का नया इनोवेशन करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो ही ट्रेडिशनल वे से करता है। तो इसको जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसका इनोवेशन। फिर सेकंड है कि डिसीजन मेकिंग इसे ही करनी होती है। फिर इसके बाद अपराध है साइज एंड द स्केल ऑफ बिजनेस यूनिट, तो यहाँ पर यही यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस होगा, क्या स्केल पर बिजनेस काम करेगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कंट्रोल और डायरेक्शन, यहाँ पर इसको डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद में अपराध है कि एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन विद गवर्नमेंट, ये भी इसका ही काम होता है और इसके साथ में इसको कॉन्टेक्ट्स भी बनाने होते हैं अपने क्लाइंट्स और कंपटीशंस के साथ में, इसको ये सब भी करना होता है। तो फंक्शंस आपको समझ में आ गए। देन फिर इसके बाद आते हैं इसका क्या रोल है भैया, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। सबसे पहला रोल तो है ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर सेकंड ये है कि यहाँ पर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जो कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक, नई प्रोडक्शन टेक्निक का डेवलपमेंट होता है इनके थ्रू, क्योंकि इनोवेशन करते हैं, मतलब किसी चीज को करने का नया तरीका हो या फिर कोई नई चीज को डिस्कवर करें तो उसको ही यहाँ पर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि नई प्रोडक्शन टेक्निक को डेवलप करते हैं और फिर ये हाईली प्रोडक्टिविटी भी ऊपर भी काम करते हैं। देन फिर इसका यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट जो कि आता है यहाँ पर
पर एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस, ये खुद के खुद ही बॉस होते हैं, इनके ऊपर कोई भी नहीं होता, खुद ही ऑनर होते हैं पूरे बिजनेस के, ये इंडिपेंडेंस इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड है कि यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन काफी अच्छे से हो पाती है, काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाती है। फिर सेकंड है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं रहता, अगर आपको अपना काम जिस हिसाब से करना है, आप अगर 9 से 5 करना चाहते हो 9 से 5 करो, अदरवाइज जितना भी आपको सुटेबल टाइम है आप वो कर सकते हो। फिर इसका इसमें आता है कि स्टेटस उसका काफी ज्यादा, एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसका स्टेटस बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसको एक तरीके से फेम मिलने लग जाता है एंटरप्रेन्योरशिप से। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि उसका एम्बिशन फुलफिल हो जाता है आसानी से, उसका जो ड्रीम था उसने वो अचीव कर लिया, ये इससे हो पाता है एंटरप्रेन्योरशिप से। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि इसके लिए काफी ज्यादा अमाउंट में टाइम चाहिए होता है। कोई भी अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको पहले टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा। देन फिर इसका अंदर रिस्क फैक्टर इसका सबसे बड़ा रहता है कि इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है, 100 में से कोई एक सक्सेसफुल होता है तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। फिर इसके बाद में हार्ड वर्क होता है, उसको हार्ड वर्क काफी ज्यादा करना पड़ेगा और अनसर्टेन इनकम होती है, उसकी कोई इनकम डिसाइडेड नहीं होती कि उसकी कितनी इनकम रहेगी, हो सकता है कि उसकी 4 से 5 साल तक जीरो इनकम रहे, तो ये सबसे बड़ा इसका फैक्टर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट स्टाफ होता है, पैसे मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो ध्यान से देखना है, मैं सारी चीज आपको हायर कर लिया जाता है जिसके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जिस वजह से क्या होता है कि पूरा पूरा बिजनेस ठप हो जाता है, फिर बंद पड़ जाता है। तो ये सब चीजें ये डिसएडवांटेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। देन फिर इसके बाद हमारे पास में आते हैं अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम चल चुके हैं हम ग्रीन स्किल्स की तरफ। तो अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम हमारा तो जो है हमारे अभी प्रेजेंट की नीड्स को तो सेटिस्फाई करेंगे हमारे डेवलपमेंट करके, लेकिन हम ये भी सोचेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए क्या ये हानिकारक हो गया, फिर क्या होगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर यूजेस करवाना होता है, मीन्स और रिसोर्सेज का सही ढंग से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर लाना है कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, हर एक जो चीज है वो लिमिटेड है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम में आने वाली है। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर लिमिटेशन कर देनी चाहिए कि हाँ भैया इतना ही डेवलपमेंट करेंगे, अदरवाइज जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। फिर इसके बाद में लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स सेट करने चाहिए कि हाँ इतना गोल है, इस गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पुअर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यही है कि पुअर मैनेजमेंट, मैनेज नहीं कर पाते अच्छे से कि कौन से रिसोर्सेज अच्छी होंगी। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर राइज इन पॉपुलेशन जो है उसके अंदर सबसे बढ़ोतरी होना, ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत है। फिर इसके अंदर राइज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो वो भी एक सबसे बड़ी इसके लिए खतरा होता है। फिर इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। फिर इसके बाद में आते हैं कि डिमांड ऑफ एनर्जी भी इसके लिए एक प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, देखो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, या प्रॉब्लम पूछ लिया जाएगा या इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाएगा या फिर पूछ लिया जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या फिर इसके सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि स्टॉप इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड स्मगलिंग ऑफ ट्रीज, या फिर जो भी है उनको स्टॉप कर देना चाहिए। सेकंड है कि यहाँ पर बैलेंस